हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट देखेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता परीक्षा, डीजीटीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आने वाले सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। इसके पहले का भाग आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उसको भी बनाया गया है भाग 1 को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। और इसमें लक्षण पाए जाते हैं आपके गरीबी, अशिक्षा, ठीक है, कृषि की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति उच्च आय भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लक्षण में देखा जाए तो गरीबी के, अशिक्षा, कृषि प्रधानता, बेरोजगारी भी इसका लक्षण है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बेरोजगारी भी इसका लक्षण है, बाजार की अपूर्णता भी इसका लक्षण है, ठीक है। निम्न प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति उच्च नहीं है, ये निम्न है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लक्षण नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये 5वीं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रथम 5 योजनाओं में अर्थशास्त्रियों द्वारा यह सोचा गया था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसका लाभ जो है नीचे तक पहुंचेगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका और गरीबी जो है विकराल रूप जो है धारण कर ली प्रथम 4 पंचवर्षीय योजना तक। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जाकर के जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। किस योजना में? पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत है तो कैसा क्षेत्र है मुख्य स्रोत? तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। किसी एक वर्ष में देश के उत्पादन के संसाधनों से जो उत्पादन किया जाता है क्या कहा जाता है? उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी एक वर्ष में देश के उत्पादन के संसाधनों से जो उत्पादन किया जाता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है तो उसमें जो है देश सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का जो है अंश बढ़ता जाता है। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय आय है ये तृतीय क्षेत्र में आता है। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में पूछ रहा है तो भारत में स्वामीनाथन हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 में, और वह जब अधिक पानी उर्वरक HYV का प्रयोग किया गया तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के हैं, नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के हैं, और भारत में जो है एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय अनुमान का आय कैसा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में, 1950 में हुआ था। और ये भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। इसका आधार जो है, इसका आधार क्या है? तो वर्ष वर्तमान में जो है 2011-12 इसका आधार बनाया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1949 में, ठीक है, जब अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य घटा दिया जाए जबकि आंतरिक मूल्य वही रहे तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। और भारत में 3 बार अवमूल्यन किया गया। पहली बार जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष है। महान विभाजक वर्ष किसको माना जाता है? तो 1921 को, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है क्योंकि इसके पश्चात जनसंख्या लगातार बढ़ती ही गई। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस।
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए जो है 1949 में अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और पीसी महालनोबिस भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रणेता भी थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, भी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य है। तो मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो सिक्के, सिक्के व कागजी मुद्रा, मांग जमाएं, ये सभी विशेष तात्पर्य है। तो डी ऑप्शन सही होगा। वे सभी वस्तुएं या प्रपत्र मुद्रा हैं जो मुद्रा का कार्य करती हैं। मुद्रा के तहत सिक्के, कागजी मुद्रा तथा मांग जमाएं शामिल की जाती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी हैं? अदृश्य मदें, अदृश्य मदें होती क्या हैं? भुगतान संतुलन में अदृश्य मदें ऐसी मदें होती हैं जिनकी प्राप्ति एवं भुगतान का बंदरगाह पर जो है रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो वो अदृश्य मदें कहलाती हैं। इसमें जो है बैंकिंग सेवाएं हो गया, जहाजरानी सेवाएं हो गया, पर्यटन से आय प्राप्त हो गया, ठीक है, बीमा सेवाएं हो गया, ये सभी जो है अदृश्य मदें के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चारों जो हैं ये अदृश्य मदें के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? संस्थागत साख का स्रोत नहीं है पूछा है। तो साहूकार एवं महाजन जो होते हैं ये संस्थागत साख के जो है मुख्य स्रोत नहीं माने जाते हैं। भारतीय कृषि को दो तरीके से साख प्रदान किया जाता है। पहला संस्थागत है, ठीक है, दूसरा है इसमें आता है गैर संस्थागत। ठीक है, दो प्रकार के जो है साख का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है भारतीय कृषि में। संस्थागत में आ जाता है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समिति या वाणिज्यिक बैंक, और गैर संस्थागत साख में आ जाता है आपका साहूकार, महाजन, जमींदार, देसी बैंकर एवं कमीशन एजेंट। ये सभी जो किस में आ जाते हैं? तो ये गैर संस्थागत में आ जाते हैं। ठीक है, वहीं पे संस्थागत में ये आते हैं और गैर संस्थागत में आप लोग जानते ही हैं, साहूकार हो गए, महाजन हो गए, जमींदार हो गए, देसी बैंकर हो गए, कमीशन एजेंट जो होते हैं, ये सभी जो है गैर संस्थागत साख के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संस्थागत साख नहीं है पूछा, तो साहूकार और महाजन इस किस में आ जाते हैं? तो ये गैर में आ जाते हैं, गैर संस्थागत साख में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत में सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाए तब कीमत स्तर हो जाएगा। तो उसका कीमत स्तर कैसा कितना हो जाएगा? तो कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम देखा जाए तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या जो है फिशर ने किया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दी जाए तो कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। अर्थात एम वी बराबर इन्होंने बताया था PT, और इसको दुगना कर दिया जाए तो एम वी बराबर 2 PT हो जाएगा, यानी दोनों मान एक दूसरे के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि से संबंधित जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जब किसी कार्य को करने के लिए ज़्यादा व्यक्ति लगे हों, यदि वहाँ से जो है कुछ व्यक्तियों को हटा लिया जाए तो कार्य क्षमता पर कुछ भी प्रभाव न पड़े तो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ऐसी बेरोजगारी जो है सर्वाधिक प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको ग्रामीण क्षेत्र से भी आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है? जनसंख्या विस्फोट किस कारण से होता है? तो मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, जब मृत्यु होगी नहीं तो जनसंख्या विस्फोट ऑलमोस्ट होगा। ठीक है, विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट का कारण जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के विकास से जो है मृत्यु दर कम हो एवं औसत आय में जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। तो ये 1948 में अपनाई गई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था औद्योगिक नीति जिसे को कहते हैं, तो ये 1948 में अपनाई गई थी।
इसके तहत जो है किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में महत्व प्रदान किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय जो है जयपुर में अवस्थित है। कृषि विपणन की समस्या में प्रयुक्त और परिचालन अनुसंधान भी शामिल होना तथा उसका अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1991 में भारत ने रुपए का अवमूल्यन किया। तो कितने प्रतिशत का अवमूल्यन किया था? तो लगभग 10% का। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 1991 में रुपए का अवमूल्यन 3 चरणों में किया गया था। तो प्रथम चरण में जो है 99.5% रुपए का अवमूल्यन हुआ था। अगर इसको ध्यान में न रखें तो केवल विकल्प आपको एक यही सही दिख रहा है। ठीक है, लगभग 10% सही है, अन्यथा कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि कुल जो है 20% के आसपास अवमूल्यन हुआ था। तो यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति किससे संबंध है? तो तिलहन से। ठीक है, तेल से, तिलहन से या सरसों से कह सकते हैं। भारत में जो है पीली क्रांति जो है तिलहन के रूप में जानी जाती है। और हरित क्रांति जो है, मान लीजिए हरित क्रांति पूछता है तो ये फसल से, याद रखिएगा हरित क्रांति फसल से है। पीली क्रांति तिलहन से है। भूरी क्रांति किससे है? भूरी क्रांति जो है उर्वरक से है, इसको भी याद रखिएगा, उर्वरक से है। श्वेत क्रांति किससे है? तो श्वेत क्रांति जानी जाती है दूध से। ठीक है, तो 3-4 हैं, इनको याद रखिएगा। आप लोग मिलान करने के लिए भी दे देता है इसको। अगला क्वेश्चन है, बजट है एक। तो बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण संसद में पेश किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे बजट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है बजट। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना आपका 2007 से लेकर 2012 तक थी। ठीक है, तो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो है 19 दिसंबर 2006 को अनुमति प्रदान की थी। और इस योजना की जो अवधि थी 1 अप्रैल 2007 से लेकर के जो है 31 मार्च 2012 तक था। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास। इसको भी याद रखिएगा, समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, औसत उत्पादकता भी बढ़ती है, ये सही है। प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सीमांत उत्पादकता और उत्पादकता से पहले ही घट जाती है, तो ये भी सही है। वृद्धिमान सीमांत उत्पादकता वृद्धिमान और औसत उत्पादकता से अधिक होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है, श्रम की ये इकाइयाँ हैं, उत्पादकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये टीपी है, ये फिर जो है एपी आ गया। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा बनता है कि ये जो कि एमपी जो है एकदम कभी कभी एकदम नीचे हो जाता है। ठीक है, तो कहा जा सकता है जी, और ये मुख्य बिंदु से लेकर के जो ए तक सीमांत उत्पादकता है औसत उत्पादकता से अधिक है। ठीक है, औसत उत्पादकता के क्या है, ये अधिक है। और औसत उत्पादकता से अधिक है, इसके पश्चात ये कम हो जाती है। फिर जो है बाद आगे चल के कभी कैसा कंडीशन आता है कि वो एकदम जीरो पे हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। तो कहा जा सकता है कि ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है, कम नहीं बढ़ती है बल्कि कितना है, ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणक का मान क्या होगा? तो इसको निकाल सकते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस
MPS क्या है ये? सीमांत बचत प्रवृत्ति कितना दिया है? 0.2 दिया है। तो गुणक के का मान आपसे पूछा है, ठीक है, के का मान पूछा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? के बराबर 1/MPS, ठीक है। अब इसके इतना बराबर क्या हो जाएगा? 1/0.2 हो जाएगा, यानी 5.0 इसका मान आ जाएगा, 5.0 हो जाएगा। अर्थात के का मान कितना हो जाएगा? तो के बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसमें जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अब पूछे जाते हैं, अब पूछे जाने की संभावना भी रहेगी।